आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। नमस्कार। अपने देश में एक संविधान है जिसको भारत का संविधान कहते हैं। उसी संविधान के तहत तमाम कानून हैं और देश की सारी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर आर्थिक व्यवस्था उसी संविधान के तहत चलती है। भारत के संविधान में इस बात का उल्लेख है कि हर किसी को न्याय पाने का बराबरी का हक है। आज़ादी के 75 साल गुजर गए, उसके बावजूद बहुत सारे लोग आज गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, बहुत सारे लोग असमर्थ हैं, बहुत सारे लोगों के पास कोई साधन नहीं है या जानकारी नहीं है कि हम असमर्थ होते हुए भी, पैसा नहीं होते हुए भी कैसे अदालतों से न्याय की गुहार कर सकते हैं अपने हक के लिए, अपने स्कीम्स के लिए। इसी के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया है, जिस विधिक सेवा प्राधिकार के तहत बहुत सारे फोरम बनाए गए हैं, जिस फोरम में व्यक्ति को सीधे न्याय पाने का अधिकार है। यानी कि अगर पैसा नहीं है तो विधिक सेवा प्राधिकार उनको पैसे से अदालती खर्च उठाएगा। अगर उनके पास लिखने नहीं आते, लिखने की व्यवस्था भी करेगा। अगर वो सीधे बातचीत करना चाहते हैं बहुत सारे मामलों में बगैर एडवोकेट के भी, तब भी उसके लिए व्यवस्था अलग अदालत है। ये सब क्या है, कानून की बात में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और बात का विषय है अस्थाई लोक अदालत। यह क्या है, कैसे आप बगैर एडवोकेट के भी, बगैर कोई फाइल की प्रक्रिया पूरी किए हुए सिर्फ एक पेज में लिख करके कैसे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, हक के लिए आवेदन दे सकते हैं और कैसे वहाँ पर उसका निपटारा होगा। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश पी.के. सिन्हा साहब हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। एक तो दर्शकों को यह बताया जाए कि अस्थाई लोक अदालत क्या है, इसका मतलब क्या होता है, क्यों बनाया गया? देखिए, अस्थाई लोक अदालत स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 22 में इसके बारे में कहा गया है जी। पूर्व में लोक अदालत के बारे में सभी लोग जानते हैं। लोक अदालत वैसे वादों के लिए है जो वाद किसी न्यायालय में लंबित है जी। लेकिन परमानेंट लोक अदालत का गठन इसलिए किया गया कि यहाँ पर कोई वाद जो लंबित नहीं है जी। और आप पब्लिक यूटिलिटी से संबंधित जो वाद हैं उनको आप यहाँ ला सकते हैं। पब्लिक यूटिलिटी मतलब ट्रांसपोर्ट, रेल, वायु सेवा, जहाज, पानी जहाज, पोस्टल, टेलीफोन, इंश्योरेंस। आजकल उसमें अब एडुकेशन भी जोड़ दिया गया है और ये बिल्डर्स, नगर निगम वगैरह भी आएंगे। सभी आएंगे। लोकल इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, वो सभी इसमें आएंगे। इसकी क्षेत्राधिकार जो है ये 1 करोड़ तक। इसको थोड़ा सा अपने दर्शकों को समझाने के लिए बताएं कि सरकार की विभिन्न संस्थाओं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं उनके द्वारा जो प्रदान की जाती है उन सेवाओं के लिए, लगभग सभी सेवाओं के लिए क्या ये चलेगा क्या? जैसे टेलीफोन सर्विस हो गया, रेल सर्विस हो गया। हाँ, जो भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में आएंगे वो आ जाएंगे इसमें। तो ये जो स्थायी लोक अदालत है, मतलब कि जो वर्किंग डे है जैसे अदालतें चलती हैं वैसे वो भी चलता है जी। लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत में यही अंतर है जी। झारखंड के संदर्भ में अगर हम कहें तो लोक अदालत प्रत्येक
अंतिम शनिवार को लगाई जाती है। लेकिन परमानेंट लोक अदालत, अस्थाई लोक अदालत जो है ये प्रतिदिन लगती है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं जो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज स्तर के अधिकारी होते हैं जी। और 2 समाज सेवी मेंबर होते हैं। ये 3 आदमी का ये रहता है। इसमें आपको जिनको भी आवेदन देना है एक साधारण कागज में लिख कर दे सकते हैं। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है जी। आप जब देंगे यहाँ आवेदन तो उसको अस्थाई लोक अदालत देखेगी। देखकर उसमें कॉग्निजेंस अगर ले लेती है तो दूसरे पक्ष को नोटिस करेगी। नोटिस करने के बाद द्वितीय पक्ष उपस्थित होंगे, उनको जवाब देने के लिए कहा जाएगा। वो अपना जवाब देते हैं तो उसके बाद दोनों पक्ष को बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद वही मीडिएशन का दौर पहले जनरली करेगी परमानेंट लोक अदालत कि आप में सुलह हो जाए। अगर सुलह के लिए कोई दस्तावेज है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, अगर चाहेगी तो वो देख सकती है या गवाही भी ले सकती है अगर ज़रूरत पड़ा तो। लेकिन इन सभी में साक्ष्य अधिनियम चाहे अन्य जो अधिनियम है जिसके आधार पर न्यायालय का चलती है वो यहाँ लागू नहीं होंगे। अच्छा। यहाँ परमानेंट लोक अदालत अपना एक माने संचालन के लिए एक प्रक्रिया बनाएगी जिससे कि त्वरित न्याय उसको दिया जा सके। दो तीन चीज़ें इसमें हमको लगता है कि अदालतों में समय बहुत लगता है जी। आम तौर पर जिसको नहीं देना होता है वो अपने एडवोकेट से डेट पर डेट लेते जाता है, बहुत प्रोलॉन्ग कर जाता है जी। जज साहब चाह कर के बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, उसमें कंप्लेनेंट को बहुत परेशानी होती है जी, बहुत परेशान होता है जी। और दूसरे की वो सीधे अपनी बात नहीं कह पाता है जी। गवाही का दौर जब आएगा तभी वो सीधे अपनी बात, वो भी उतना ही जितना भर पूछा जाएगा उसका जवाब। जी। उसमें और अस्थाई लोक अदालत में क्या अंतर है? यहाँ आप सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है आपको एडवोकेट रखने की जी। आप स्वयं आइए, स्वयं अपना कागजात जो भी है डॉक्यूमेंट्स है आप लेकर आवें। हाँ। आप खुद सक्षम है न्यायालय के समक्ष रखने के लिए। आपसे न्यायालय बात करेगी, द्वितीय पक्ष से भी बात करेगी, आप लोगों को एक राह दिखलाएगी कि आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं या सुलह कर सकते हैं। अगर आप नहीं सुलह करते हैं या किसी बिंदु पर बात अटक जाती है तो वैसी परिस्थिति में परमानेंट लोक अदालत और लोक अदालत में यही फ़र्क है कि परमानेंट लोक अदालत में वो ये अधिकार है कि वो निर्णय पारित कर सकता है, रिटन जजमेंट दे सकता है और जो अवार्ड होगा वो दोनों पक्ष पर बाइंडिंग होगा। तो ये एक अंतर है। जबकि लोक अदालत जो लगते हैं उसमें निर्णय देने का अधिकार नहीं है, लेकिन अस्थाई लोक अदालत को ये पावर दिया गया है कि अगर समझौता नहीं होता है दोनों पक्षों में तो और दोनों पक्ष के बीच में कोई विवाद है और वो समझौता के रूप में ख़त्म हो सकता है तो उसको निर्धारण कर परमानेंट लोक अदालत चाहेगी तो निर्णय पारित कर सकती है। अदालतों में आमतौर पर यह कंपल्सन होता है दोनों पार्टी के लिए कि अदालतें जो तय करती हैं उसका सम्मान किया जाए, उस दिन पहुंचा जाए, नहीं पहुंचने के जेन्युइन कारण बताया जाए। जी। तो अस्थाई लोक अदालत में यह व्यवस्था है क्या कि अगर वो कॉल करता है जी कि आपके खिलाफ ये कंप्लेन आया है, इस कंप्लेन पर हम लोगों को डिसीजन करना है या बात करनी है, मध्यस्थता करनी है, आप आइए, तो वहाँ ये बाध्यता है कि वो कंपेल कर सके क्या, या एक मान्यता है कि चूंकि सरकारी संस्थाएं हैं
लोक अदालतों के, अस्थायी लोक अदालतों के बारे में उनको पता है, इसलिए वो चले आते हैं? अस्थायी लोक अदालत साधारणतया माने दमनकारी जो ये है वारंट है, चाहे प्रोसेस होता है सेक्शन 82, 83, उस प्रक्रिया में नहीं जाती है। इस साधारणतया सम्मन देती है, सम्मन पर ही कोशिश होती है कि वो आ जाएं, और जनरली आ ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। कोर्ट का सम्मान किया जाता है। मान लीजिए नजारत के थ्रू गया तो नहीं आए तो बाई रजिस्टर्ड पोस्ट आप भेजेंगे जी, उस पर तो जरूर आ जाते हैं। और आजकल ईमेल है, अगर आपको मिल गया, ईमेल है, मोबाइल है, बहुत सारी फैसिलिटीज है, उससे हो जाता है। कुछ केसेस आप बताएं जिनको आपने हैंडल किया हो, जिसके बारे में पता हो, बैंक्स के, इंश्योरेंस के या नगर निगम के, इस तरह के, कि इस तरह का केस था, बहुत परेशान था, कैसे उसका समाधान निकला? देखिए एक केस हमारे मैं रामगढ़ में था अध्यक्ष परमानेंट लोक अदालत, तो वहाँ एक केस रांची का था, जिसका कि रामगढ़ बैंक से उन्होंने लिया होगा लोन या जो भी हो जी, वो ज़्यादा पैसे कट गए थे या कुछ अधिक मात्रा में कट गए थे। उसने आवेदन दिया था, बैंक ने उनको एंटरटेन नहीं किया था। तो हमारे पास आवेदन दिया उन्होंने, मैंने नोटिस भेजा, सम्मन भेजा उनको। मुझे भी बिलीव नहीं हुआ कि वेरी नेक्स्ट डेट ही रांची से उनके जो हमको लगता है एजीएम वगैरह जो एजीएम रैंक के ही अफसर स्वयं आए, चेक लेकर के आए जितना इनका निकलता था, और मेरे सामने दे दिए। उसी दिन, एक ही दिन में मामला समाप्त हो गया। तो खासकर अब आज की तिथि में जो हम देख रहे हैं, इससे बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा लाभान्वित है। अदर सेक्टर्स में हम लोग प्रयासरत हैं कि वे लोग भी इसका लाभ लें, लेकिन अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा बैंक ही इसकी सेवा ले रही है। यानी उनका जैसे एनपीए हो जाता है, लोन रिकवरी नहीं हो पाती है, तो उन लोगों को इसमें ये फ़ायदा है कि वो एक सिंपल आवेदन देते हैं। अगर मनी सूट में जाएंगे तो उनको कोर्ट फी देना पड़ेगा, उससे वो बच जाते हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह से इंश्योरेंस है, ये सब आप अगर परमानेंट लोक अदालत में आएंगे तो आपको लाभ ही है, लेकिन अभी तक बैंक ही इसकी ज़्यादा इससे लाभ उठा रहा है। इसको थोड़ा सा दो पक्ष पे हम लोग बांट दें, जैसे कि एक हुआ पब्लिक हुई एक पक्ष, और दूसरा पक्ष सरकारी संस्थान जो सेवा प्रदत्त करते हैं। तो इसमें दोनों पक्ष को यह अधिकार है क्या कि दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ अगर मामला बनता है तो मामला लेकर के आए, या सिर्फ पब्लिक को बनता है? नहीं, दोनों पक्ष आ सकती है। बैंक आपको बैंक सरकारी संस्था है या प्राइवेट भी बैंक होगी तो वो भी आ सकती है, पब्लिक भी आते हैं। जैसे आपको हमने बताया कि उसका पैसा ज़्यादा कट गया था, उसे पैसा तो वापस पब्लिक लेना आई, था। पब्लिक आई। एनपीए के मामले में आप कह रहे हैं कि बैंक भी आती है, कि एनपीए हो गया है, इनसे पैसा लेना है, पैसा वसूल करना है। जी, बैंक आती है। बैंक का जो भी ये रहता है, मान लीजिए एजुकेशनल लोन है, किसी तरह का भी आदर्श लोन है, कृषि लोन है, ये है वो, तो वो दाखिल करती है। क्योंकि अगर वो नहीं दाखिल करेगी तो वो टाइम बाउंड हो जाएगा ना, टाइम लिमिटेशन से उसका बार कर जाएगा, इसलिए वो चाहते हैं कि अपना दे दें, हम फाइल कर देते हैं। एक और चीज़ जानना चाहते हैं, अभी हाल में ये मामला मेरी जानकारी में आया है कि बहुत सारे संस्थान, सरकारी गैर सरकारी जो वित्तीय संस्थान हैं, वो यहाँ के लोगों को कोचिंग्स के लिए, ट्यूशन के लिए पैसे दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, और जो विज्ञापन है उस विज्ञापनों में होता है कि आप यहाँ पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद तो नहीं पूछना है, इतने का पैकेज और ये सारा कुछ होगा, और यहाँ हमारे यहाँ ये इतने निकल गए, उतने निकल गए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये राइट है क्या? मेरी जानकारी में जहाँ तक है कि वो एजुकेशनल लोन, पढ़ाई का डिग्री के लिए खर्च दे सकते हैं,
किसी हुनर के लिए, कौशल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या कोई बड़ी डिग्री ले रहे हैं, जिसमें यह उम्मीद बनती है कि वो वहाँ नौकरी में जाएगा और जा करके उसको चुका सकेगा। लेकिन कोचिंग और ट्यूशन के लिए भी मिलता है, तो ये जो संस्थान अगर काम कर रहे हैं तो सही है क्या? और इस तरह के मामले लोक अदालत में, अस्थायी लोक अदालत में जा सकते हैं क्या? अस्थायी लोक अदालत मैं अपनी बात स्पष्ट कर पाया क्या? थोड़ा सा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ट्यूशन और कोचिंग के लिए भी वित्तीय संस्थान लोन दे करके छात्रों के अभिभावकों को भरमा सकते हैं क्या? और अगर ऐसी बात होती है तो वो अस्थायी लोक अदालत का ये देखिए, मान लीजिए लोन तो आप किसी भी चीज के लिए ले सकते हैं। अगर मान लीजिए लोन हुआ कि पर्सनल लोन ले रहे हैं, समझ गए, वित्तीय संस्थान माने दे रही है कि आप कोचिंग ले करके आप माने कहीं एडमिशन या नौकरी पा सकते हैं। तो वो तो अपना उद्देश्य आपको बता दिया। लोन लेना नहीं लेना तो आपके ऊपर है। आप अगर लोन लेते हैं, उसकी जो शर्तें हैं उसको मान कर लेते हैं, तो कहीं से कानून के रूप में तो सही है कि लोन उन्होंने जो दिखाया विज्ञापन में, बाद में हमको वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि हम उसके साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने जो बताया था उसके हिसाब से नहीं है, क्योंकि आमतौर पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आमतौर पर अंग्रेजी में चलती है, पढ़ाई लिखाई का माध्यम अंग्रेजी है। झारखंड की जो स्थिति है कि झारखंड में अधिकतर सरकारी स्कूलों से बच्चे आते हैं जहाँ की अंग्रेजी में खास करके कमजोर होते हैं। उस तरह के लोगों को एक प्रलोभन है, चले तो गए वहाँ पर, पढ़ाई हो रही, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो विज्ञापन देखे चले गए, नहीं समझ में आ रहे थे, छोड़ रहे हैं, लेकिन लोन तो है, लोन तो चुकाना है आपको। लोन जब आप ले लिए हैं तो लोन तो आपको चुकाना पड़ेगा। उसके लिए परमानेंट लोक अदालत में आपको अगर आवेदन आता है तो एंटरटेन होगा। हमारे पास हमको याद है कि एक रामगढ़ में एक केस आया था इसी तरह का। उसमें लड़का मैरीन इंजीनियरिंग के लिए चेन्नई के लिए लोन लिया था। तो जिस इंस्टीट्यूट में गया उसमें पढ़ाई तो किया, लेकिन नौकरी नहीं लगी। अब उसको नौकरी नहीं लगी तो वो लोन नहीं चुका पा रहा था। तो एनपीए हो गया, तो वो माफ़ी के लिए आवेदन दे रहा था कि हमको माफ़ किया जाए, ये किया जाए। उसका पावर तो परमानेंट लोक अदालत के पास नहीं है कि पूरा माफ़ कर दे। तो हम लोगों ने उसका एंटरटेन किया था और उसके मैटर को हमने ब्रांच मैनेजर से पूछा कि आप माने कितना, आपका क्या माने क्षेत्राधिकार मूलधन के अलावा जो है। तो उन्होंने कहा सर इसको रेफर किया जा सकता है ऊपर में देखने के लिए। तो हम लोगों ने उनके कथनानुसार उसको रेफर किया था। नहीं, उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जो इंस्टीट्यूट मेरिन के लिए लिया उसने लोन, तो उसने तो ये सपना दिखाया कि हमारे कैंपस होता है जी। जितने इस तरह के सेक्टर्स हैं वो 100% कैंपस का सपना दिखाते हैं। हाँ जी। तो वो उसके साथ धोखाधड़ी तो है कि आपने बुलाया, ये कैंपस में नहीं गया, ये जाकर के वहाँ नौकरी नहीं करता, नौकरी छोड़ करके आता, तब ये रिस्पॉन्सिबल था। आपने दिखाया कि हम कैंपस में तुम आओगे और कैंपस में तुमको इतने का पैकेज का नौकरी मिल जाएगी, तो वो गया ही नहीं, तो लोन क्यों चुकता करे? और लोन चुकता करना है तो वो जो संस्थान, जिस संस्थान ने उसको डिच किया, उस संस्थान की जिम्मेवारी बनती है। पता नहीं उसमें उस संस्थान को पार्टी बनाया था कि नहीं बनाया था, ये हमको नहीं पता है। नहीं, उसमें वो पार्टी नहीं बना, वो बैंक ही थी। लेकिन वो तो पार्टी बन सकता है ना, संस्थान। हाँ, बना सकता था। वो माने उस तरह से अगर केस लाता तो बना सकता था कि हमको माने गलत जानकारी दी गई ये। लेकिन उसने पढ़ाई तो की थी। अब नौकरी नहीं मिलना ये तो गारंटी नहीं, नौकरी मिलने की आप गारंटी देते हैं ना, वो तो दिखता है 100% कैंपस। हाँ। तो 100% जब कैंपस होगा तो उसका अधिकार बनता है ना भाई कि हमारा कैंपस में हुआ ही नहीं। हम तो आए आपका विज्ञापन देख करके, आपका प्रोस्पेक्टस देख करके, टीवी और रेडियो में सुन करके हम आए। नहीं, तो उस शर्त पर अगर बैंक का लोन है तब माफ हो जाएगा। बैंक अकाउंटेबल नहीं है, अकाउंटेबल संस्थान है। जी, संस्थान को उसकी भरपाई करनी होगी। तो संस्थान को उसको पार्टी बनाना होगा, उस तरह से उसको केस लाना पड़ेगा, तब हो सकता है। इंश्योरेंस वाले मामले में
बहुत सारा लोग है कि प्रीमियम 2 गो 4 गो भरा 10 गो भरा, उसके बाद में किसी कारण से नहीं भर पाया, चला गया, याद नहीं रहा, ये वो नहीं रहा, उसमें क्लेम्स आते हैं क्या? या तो नए सिरे से चालू कर दिया जाए, बीच का गैप जो है उतना तो हम पेमेंट नहीं कर सकते, तो नए सिरे से फिर उसको चालू कर दिया जाए। देखिए इंश्योरेंस जो है ना, इंश्योरेंस में मेरा अपना मैं धनबाद में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत माने जो जज होते हैं तो मेरे पास था और अभी परमानेंट लोक अदालत में भी, लेकिन इसमें सेटलमेंट कहिए बहुत कम है। लेकिन फार्मूला बेस्ड जो आया है उसमें सेटलमेंट तो हो रहा है? नहीं हो रहे हैं, उसमें भी नहीं हो रहा, फार्मूला बेस्ड में भी उसमें भी नहीं हो रहे हैं, कहने के बावजूद नहीं हो रहे हैं, इसलिए कि उन लोगों का कहना रहता है जो भी इंश्योरेंस कंपनी है कि सर एक जजमेंट कर दीजिए। वो लोग बचना चाहते हैं क्योंकि हाँ अपनी जिम्मेदारी से, क्योंकि यहाँ तो मान लीजिए परमानेंट लोक अदालत में आए चाहे लोक अदालत में जहाँ भी सेटलमेंट करें तो उनको कंसेंट देना पड़ेगा और वो देना नहीं चाहते हैं। यही और इसी के लिए हम लोग देखते हैं कि मीटिंग में भी आ गए, मान लीजिए जो भी लोक अदालत ये सब लगती है तो मीटिंग तो होती है संबंधित पदाधिकारियों से, आ जाते हैं लेकिन केस नील रहता है। क्या रास्ता है में सिटीज के केसेस को कंपनसेशन पाने के लिए, और क्या रास्ता हो सकता है ताकि उसको मिल जाए? अब अगर अस्थायी लोक अदालत भी नहीं दिला पाता है तो वो कहाँ जाएगा? अस्थायी लोक अदालत में क्योंकि फार्मूला तो है, हाँ फार्मूला गवर्नमेंट ने उनकी सहमति से, इंश्योरेंस कंपनी की सहमति से एक फार्मूला तैयार किया कि इस तरह की स्थिति में ये लागू होगा, उसमें कोई इब्बट नहीं है। अस्थायी लोक अदालत में अगर विक्टिम जो है, जो माने विक्टिम जो हैं उनके परिवार वाले आवे तो शायद हो सके। इंश्योरेंस को तो हमने आज तक नहीं देखा। इसी तरह से रामगढ़ में ही था एक मेडिक्लेम, मेडिक्लेम रांची में एडमिट हुआ था। रांची में जब उनको दिखलाया गया तो मेडिक्लेम नहीं दिया, उनको यहाँ कैश पेमेंट किया। उसके बाद मेडिक्लेम के लिए मैं हमारे यहाँ वहाँ आवेदन किया तो लोकल तो अपना नहीं, लेकिन जब हमने उसके हेडक्वार्टर को सम्मन भेजा तब वो लोग आए। तब उसके बाद 1 या 2 डेट में बोले कि सर हमको जवाब नहीं देना है, हम कैलकुलेट करके आपको देख लेते हैं। उन्होंने कैलकुलेट करके अपना पेमेंट कर दिया। ये मेडिक्लेम का था। अब हमको समझ में नहीं आया कि यहाँ क्यों नहीं पेमेंट हुआ था हॉस्पिटल में। मेडिक्लेम जो है, मेडिक्लेम लेते समय जी जो साइन कराते हैं फॉर्म पर, तो फॉर्म पर साइन करने वाला वो भी है जो कि अंग्रेजी का ए नहीं जानता है, लेकिन वो सपना दिखता है तो साइन करता है कि भाई एक तो गारंटी रहेगी। जी वैसी स्थिति में एक केस मेरे पास आया कि 1 साल का उसने मेडिक्लेम कराया, कम पढ़ा लिखा आदमी था, और उसने 3 साल का कर दिया। जी ये प्रीमियम भरने के बाद 2 या 3 प्रीमियम भरने के बाद बीमार पड़ा, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होकर हॉस्पिटलाइज हुआ। तो बोल रहा है कि हम वो पेमेंट नहीं करेंगे, उसको अपना खेत बेच करके पेमेंट करना पड़ा। आप 3 साल का जो बकाया है प्रीमियम वो टोटल भुगतान करिए, तो उसमें एडजस्ट करने के बाद जो बचता है वो हम पेमेंट करेंगे। ये कैसे हैंडल होगा इस तरह का मामला? क्योंकि वो तो उसी दिन से हकदार हो गया जिस दिन से उसका प्रीमियम का वो बनता है। नहीं, वेरी फर्स्ट डे से जी हमने साइन किया, हमारे अकाउंट से पैसा गया। मान लीजिए 3 था इंस्टॉलमेंट और देना था, नहीं दिया। उसको बताया गया कि 1 ही साल के लिए करना है, उनको बढ़ा करके 3 साल किया। तो यहाँ पर गलती जो इंश्योरेंस जो मेडिक्लेम उनके यहाँ करने आए थे व्यक्ति, वो है, उसने गलत जानकारी दी, इस पर उसको कार्रवाई करनी थी। अब तो कंपनी तो नहीं जान रही है कि आपके बीच क्या बात हुई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी हमने आपके साथ बात की अस्थायी लोक अदालत के बारे में। जहाँ जिला अदालतें हैं, हर जिला मुख्यालय में जो सिविल कोर्ट है वहाँ पर अस्थायी लोक अदालत होती है। उस अस्थायी लोक अदालत में आप सरकार से मिलने वाली तमाम सेवाओं की शिकायत होने पर जा सकते हैं
और मुझे लगता है कि 3 महीने से 6 महीने के अंदर आपके मामले का निपटारा हो जाता है। और ज़्यादातर मामलों में जो कंप्लेनेंट है उसके पक्ष में ही फैसला होता, अगर उसने सही कंप्लेन किया है तो। कानून की बात में हमारी ये सारी बातें बताने के पीछे उद्देश्य यही है कि आप भी समझें, दूसरे को भी समझाएं। आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।